चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व के लगभग। शिशुनाग पहले वाराणसी में वायसराय अमात्य मतलब उच्च पद पर अधिकारी था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले राजद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में की थी। उदयन से परेशान होकर लोगों ने शिशुनाग को राजा के रूप में नियुक्त किया था। उसका सर्वप्रथम संघर्ष अपने मामा प्रसेनजीत के साथ हुआ, जो कि बिंबिसार को मिले व्यवहार से व्यथित था। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को काशी राज्य को वापस करने को कहा, जिससे उसकी माता को दहेज में दिया गया था। अजातशत्रु ने काशी को वापस करने से इनकार कर दिया और एक भयंकर युद्ध के बाद ही प्रसेनजीत काशी को मगध के साथ जोड़ने के लिए तैयार हुआ। इस तरह से अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश चेतक के साथ युद्ध किया और 16 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद वह वैशाली का पराक्रम तोड़ने में सफल रहा। इस प्रकार उसने न केवल काशी को अपने पास बरकरार रखा, बल्कि वैशाली को भी मगध में मिला लिया। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी को अस्थायी तौर पर वैशाली स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती प्रदोत वंश को पराजित कर उसे मगध का हिस्सा बनाना था। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता पर विराम लगा दिया। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल के समय हुआ। आगे देखते हैं हम लोग नंदवंश मतलब प्रथम गैर क्षत्रिय वंश। ये क्षत्रिय वंश से अलग थे। इसमें देखते हैं महापद्म नंद। उसकी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उसे अग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार वह नीची जाति से संबंधित था या कम से कम गैर क्षत्रिय जाति का था, जबकि पुराणों के अनुसार वह शिशुनाग वंश के राजा और एक शूद्र औरत का पुत्र था। इसलिए नंदों को अधार्मिक, वे जो धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करते थे, माना जाता था। बौद्ध ग्रंथ नंदों का वर्णन अनंत कुल अत्यंत अज्ञात वंशावली का से संबंधित के रूप में करते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, एक राट होने का दावा करने वाला एकमात्र ऐसा शासक जिसने अन्य सभी शासकों को नष्ट कर दिया और क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला छत्रांतक। इसने कलिंग को मगध में जोड़ा और एक जिन की मूर्ति को विजय प्रतीक के रूप में लाया। इसने कौशल पर भी कब्जा किया, जिसमें ऐसी पूरी संभावना है कि उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। इसने नियमित रूप से अधिकारियों की नियुक्ति कर संग्रह को सुव्यवस्थित किया। उसने नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई कार्यों के लिए बहुत काम किया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं घननंद। नंद वंश का अंतिम शासक, महत्वपूर्ण शासक, यूनानी उत्कृष्ट लेखक एग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से पहचानते हैं। उसे विशाल सेना रखने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन घननंद की विशाल सेना ने उसे मगध की ओर बढ़ने से रोक दिया था। पक्रमणि एक विशेष भाग के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह एक अभिमानी और अत्याचारी शासक था, जिसने आम आदमी पर भारी करों का बोझ लाद दिया। उसके लालच और शोषण ने उसे लोगों के बीच काफी अलोकप्रिय बना दिया था। अंततः कौटिल्य के समक्ष मार्गदर्शन से
चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों के रोष का फायदा उठाते हुए नंद शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य, चाणक्य नाम आपको कहीं नहीं मिल रहा है। जो आजकल आप सीरियल उरियल में देखते हैं, हर जगह सब लोग चाणक्य चाणक्य चिल्लाते रहते हैं, तो कहीं भी आपको कौटिल्य नहीं, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे तो अभी कौटिल्य दिखा था, और यहाँ भी कौटिल्य, कौटिल्य को ही लोग चाणक्य बोलते हैं। तो इनके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश का शासन का।